आचार्य श्री बालकृष्ण का जन्म 4 अगस्त 1972 को हरिद्वार में हुआ था। ये मूल रूप से नेपाली है। इनके पिता का नाम जय बल्लभ और माता का नाम श्रीमती सुमित्रा देवी है। बालकृष्ण ने संस्कृत विषय में, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों में महारत हासिल की है। बालकृष्ण अभी वर्तमान में पतंजलि के सीईओ हैं और पतंजलि का प्रचार प्रसार भी करते हैं। आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस पर पतंजलि योगपीठ हर साल जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाता है। बालकृष्ण ने बचपन से आयुर्वेद केंद्र के माध्यम से पारंपरिक आयुर्वेद पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बालकृष्ण एक लेखक भी हैं। बालकृष्ण ने आयुर्वेद पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। श्री रामदेव और बालकृष्ण दोनों ने मिलकर हरिद्वार में एक आचार्य कुलम की स्थापना की है। रामदेव और बालकृष्ण दोनों मोदी के स्वच्छ भारत के कार्यक्रम से भी जुड़े हैं। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के साथ साथ बालकृष्ण ने लोगों को योग के बारे में भी जागरूक किया है। लोगों का मानना है उनके द्वारा बताए गए छोटे छोटे घरेलू नुस्खों से बहुत लाभ मिल रहा है। आचार्य बालकृष्ण ने शोध के क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दिया है। अपने सह लेखकों के साथ अब तक 41 शोध पत्र लिख चुके हैं। सभी शोध पत्र योग, आयुर्वेद और दवाइयों से संबंधित हैं। आचार्य श्री ने विभिन्न विद्यालयों के परिसर में मिलने वाले खाद्य पदार्थों के संबंध में अध्ययन किया और इनकी विश्वसनीयता जानने के लिए प्रयोगशालाओं में इसका परीक्षण भी किया है। आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में 27% के स्वामित्व के साथ फोर्ब्स सूची में इसी साल सितंबर में जगह बनाई। इस कंपनी की स्थापना उन्होंने साल 2006 में भारत के सबसे लोकप्रिय योग गुरु बाबा रामदेव के साथ मिलकर की थी। रामदेव इस कंपनी में निजी हैसियत से कोई मालिकाना हक नहीं रखते, लेकिन हाई प्रोफाइल योग गुरु पतंजलि आयुर्वेद का चेहरा भी है। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर रामदेव इसके उत्पादों का प्रमोशन और विज्ञापन करते हैं। बालकृष्ण का कहना है कि अरबपतियों की सूची में उनका नाम आना पतंजलि में भारतीय उपभोक्ताओं के बढ़ते भरोसे का सबूत है, जो बाजार में करीब 350 उत्पाद बेचती है। उन्होंने कहा, कंपनी की संपत्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये समाज और समाज सेवा के लिए है। आचार्य बालकृष्ण पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के महासचिव भी हैं, जो करीब 5000 पतंजलि क्लिनिक की देखभाल करती है और 1 लाख से ज्यादा योग कक्षाओं का संचालन करती है। बालकृष्ण पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, जिसकी योजना जड़ी बूटी पर आधारित दवाओं की शिक्षा का विस्तार करने की है। वो पतंजलि योगपीठ के मुख्यालय की मुख्य इमारत में बने अस्पताल की पहली मंजिल पर स्थित साधारण से दफ्तर से काम करते हैं। आचार्य बालकृष्ण को योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रशंसा पत्र, ढाल, प्रमाण पत्र व अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कुछ उल्लेखनीय सम्मान निम्नवत हैं। 23 अक्टूबर 2004 को एक योग शिविर के दौरान राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम के द्वारा सम्मान दिया गया। अक्टूबर 2007 में नेपाल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में योग, आयुर्वेद, संस्कृति और हिमालयी जड़ी बूटी के छिपे ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए उनके योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2012 में योग और औषधीय पौधों के क्षेत्र में शानदार योगदान के लिए श्री वीरंजनिया फाउंडेशन द्वारा सुजाना श्री पुरस्कार प्रदान किया गया। आचार्य बालकृष्ण के पास पतंजलि के 74% शेयर हैं। 4 तो वह पतंजलि से 1 भी रुपए की सैलरी नहीं लेते हैं। 3 बालकृष्ण रोजना सुबह 7 से रात 10 बजे तक 15 घंटे काम करते हैं और कोई छुट्टी नहीं लेते। रविवार को भी वह काम करते हैं। 4 उनके पास एप्पल का आईफोन है। 5 बालकृष्ण हमेशा ही शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। 6 उनके ऑफिस में कंप्यूटर नहीं है, वह प्रिंट आउट से पढ़ना पसंद करते हैं। 7 बालकृष्ण का पहनावा सफेद रंग की धोती और कुर्ता है। 8 10 साल पहले उन्होंने पतंजलि की शुरुआत की थी। 9 बालकृष्ण के अनुसार 10 साल पहले उनके पास एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। 10 2011 में बालकृष्ण को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। बालकृष्ण पर आरोप था
कि उन्होंने अपने पासपोर्ट के लिए फर्जी डिग्रियां दी थीं। 4 अगस्त को बालकृष्ण का जन्मदिन होता है, जिसे जड़ी बूटी दिवस के नाम से मनाया जाता है। 12 पतंजलि को शुरू करने के लिए बालकृष्ण को एक एनआरआई दंपति सुनीता और सरवान पोद्दार ने ही पहला कर्ज दिया था। 13 बाबा रामदेव के साथ मिलकर बालकृष्ण ने 1990 में हरिद्वार में दिव्य फार्मेसी की शुरुआत की थी, जो बाद पतंजलि बना। 14 योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में योगदान के लिए बालकृष्ण को श्री वीरांजन्या फाउंडेशन सुजान श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 15 बालकृष्ण योग संदेश मैगजीन के एडिटर इन चीफ हैं। उन्होंने योग और आयुर्वेद पर 41 रिसर्च पेपर किए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने एलोपैथ और आयुर्वेद को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव के बयान से शुरू हुए विवाद का ठीकरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के सिर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि विवाद की शुरुआत योग गुरु बाबा रामदेव के बयान से नहीं, बल्कि IMA के आयुर्वेद, खासकर पतंजलि योगपीठ की कोरोना को लेकर बनाई हर्बल मेडिसिन कोरोनिल के विरोध से शुरू हुआ है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव के वैक्सीन की डबल डोज लेने के बाद 1000 से अधिक चिकित्सकों की मौत संबंधी बयान का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव का यह बयान एलोपैथिक दवा, चिकित्सा पद्धति या एलोपैथी चिकित्सकों का उपहास नहीं था, बल्कि उनकी चिंता को प्रकट कर रहा था। उन्होंने कहा कि हम सबको इसका समाधान एक साथ मिल बैठकर निकालना होगा। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव के बयान को गलत संदर्भ में पेश कर उन्हें निशाना बनाया गया है। इससे पहले आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट कर इसे देश के भीतर चल रहे ईसाई मंतांतरण से जोड़ा। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि देश में ईसाईयत को बढ़ावा देने के साथ ईसाई बनाने की साजिश रची जा रही है। इसी के तहत बाबा रामदेव को निशाना बनाया जा रहा है, योग और आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। अगर समय रहते इस मामले में गंभीर कदम नहीं उठाए गए तो यह साजिश सफल हो जाएगी। जो ताकतें ऐसा कर रही हैं, उन्हें रोकना होगा। बालकृष्ण उस वक्त चर्चा में आए थे जब वह रामदेव के साथ दिल्ली में अनशन में शामिल हुए। इसके बाद से उन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था। आचार्य बालकृष्ण को बाबा रामदेव का सबसे खास माना जाता है। उनके समर्थक दावा करते हैं कि वे जड़ी बूटियों के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते हैं। आचार्य बालकृष्ण हमेशा इन आरोपों को खारिज करते हैं कि वे नेपाल के नागरिक हैं और उनका पासपोर्ट जाली है। उनके मुताबिक वे नेपाली मूल के भारतीय नागरिक हैं और उनका जन्म हरिद्वार में हुआ था। वे कहते हैं कि भारतीय संविधान के मुताबिक अब मैं भारत का नागरिक हूँ। वे स्वीकार करते हैं कि उनके माता पिता नेपाली मूल के हैं, लेकिन साथ में ये जरूर जोड़ते हैं कि उनका जन्म हरिद्वार में हुआ है और उनकी शिक्षा दीक्षा भी भारत में हुई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी आचार्य बालकृष्ण पर आरोप लगाया था कि वे नेपाल के नागरिक हैं और उनके पास नेपाल का पासपोर्ट है। बाबा रामदेव के संस्थान ने पिछले 1 दशक में दवाओं और खाद्य पदार्थों का कारोबार बहुत बढ़ाया और आज इसका आकार करोड़ों रुपए आंका जाता है। पतंजलि के नाम से पूरे देश में उनके रिटेल आउटलेट हैं, जहां दवाओं के खाद्य भी बेचे जाते हैं। बालकृष्ण इस कारोबार में रामदेव के हिस्सेदार हैं। हालांकि पतंजलि की दवाओं पर अक्सर विवाद भी होता रहता है। ऐसा ही एक बड़ा विवाद 2005 में भी सामने आया था, जब उनके ही आश्रम में काम करने वाले कुछ मजदूरों ने आरोप लगाया था कि उनकी दवाओं में हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है। CPM नेता वृंदा कारत ने भी इस मामले को उठाया था, लेकिन साल 2006 में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। बालकृष्ण के पिता जय वल्लभ उत्तराखंड के एक आश्रम में सिक्योरिटी गार्ड थे। फिर वह अपने देश नेपाल लौट गए। जय वल्लभ और सुमित्रा के 6 बच्चे हुए। उनमें से एक थे बालकृष्ण। बाल की पैदाइश के कुछ बरस बाद वल्लभ गांव लौट गए और खेती करने लगे। उसके कुछ बरस बाद 12 साल के बालकृष्ण हरियाणा आ गए पढ़ाई के वास्ते। उन्हें शुरुआत से ही योग के आहार पक्ष और उसमें बीजड़ी बूटियों में खास दिलचस्पी थी। 3. बीच में कुछ बरस रामदेव और बालकृष्ण अलग रहे।
रामदेव एक दूसरे गुरुकुल में पढ़ने चले गए, जबकि बालकृष्ण जड़ी बूटियों का अध्ययन करने गंगोत्री की तरफ निकल गए। कुछ बरस बाद रामदेव भी वहीं पहुंचे। 4. 1973 में दोनों वापस हरिद्वार लौटे। रामदेव ने योग सिखाना शुरू किया, जबकि बालकृष्ण चूर्ण बनाने में लग गए। पहली सफलता मिली 2 साल बाद, मधुसूदन चूर्ण के जरिए। रामदेव और बालकृष्ण इसे बेचने असम गए। वहां बोडोलैंड की मांग कर रहे चरमपंथी संगठन के असर वाले जिलों में कालाजार और मलेरिया फैला था। दोनों वहां काम में जुट गए। शुरू में बोडो लोगों को लगा कि ये दोनों केंद्र सरकार के एजेंट हैं। ईसाई मिशनरी भी दुश्मनी मानने लगीं। जब चूर्ण का असर दिखने लगा तो बोडो चरमपंथियों का रुख बदल गया। फिर उन्होंने ही हिफाजत का भरोसा दिलाया। 5. रामदेव देश भर में घूमकर योग शिविर करने लगे थे, छोटे स्तर पर। उधर बालकृष्ण हरिद्वार के पास सही जगह और सही सॉल्यूशन की तलाश में थे। तब उनकी मुलाकात हुई पंडित देवीदत्त और उनके बेटे अखिलेश से। साल था 1970। इन दोनों ने बालकृष्ण को एक भस्म दी। वह इससे दवाइयां बनाने लगे, हरिद्वार के पास कणखल में। मगर बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने गुरुनिवास आश्रम के छत्रपति स्वामी दास से उधार लिया। जल्द ही उनकी दवाइयां मशहूर होने लगीं। जनवरी 1994 को रामदेव और बालकृष्ण ने दिव्य फार्मेसी रजिस्टर करवाई। कनखल में 4 कमरों में टिन शेड के तले पहला कारखाना बना। यहाँ दवाइयाँ बनती और 4 वैद्यों वाला अस्पताल चलता। अब ये 4 कमरे 4 मंजिल की बिल्डिंग में बदल चुके हैं। दवाइयों के बाद जो पहला प्रोडक्ट यहाँ से लॉन्च हुआ वह था च्यवनप्राश सोइन। इस कहानी का एक दूसरा वर्जन भी है। इसके मुताबिक रामदेव, बालकृष्ण और आचार्य कर्मवीर मिले हरिद्वार के त्रिपुर योग आश्रम में। यहाँ तीनों दवाइयाँ तैयार करने में आश्रम प्रबंधन की मदद करते थे। फिर उनकी मुलाकात कृपाल बाग आश्रम के स्वामी शंकर देव से हुई। चारों ने मिलकर दिव्य योग मंदिर स्थापित किया। यह एक ट्रस्ट था। 9 महीने बाद बालकृष्ण ने 2 कारोबारियों को बाहर कर दिया। कहा गया कि गलत काम करते हैं। फिर 1987 में साध्वी कमला को निकाला गया। फिर कर्मवीर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। अब बचे 3, उसमें भी शंकर देव ने लिख दिया। ट्रस्ट के बंटवारे की स्थिति में ट्रस्ट की संपत्ति इसी नियत के साथ बने दूसरे ट्रस्ट को सौंप दी जाए। 8. साल 2007 में रामदेव के तीसरे और आखिरी गुरु स्वामी शंकर देव मिसिंग हो गए। बकौल रामदेव, उन्हें कई बीमारियां थीं, तकलीफ में थे। एक दिन आश्रम से सुबह की वॉक के लिए निकले और फिर नहीं लौटे। फौरन FIR दर्ज कराई गई। आज तक पता नहीं चला। रामदेव और बालकृष्ण पर इसके चलते खूब इल्जाम लगे।